वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी। जनरल साइंस टॉपिक में आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या स्टडी करते हैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस देखी थी, जिसमें हमने अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं या फील्ड होते हैं उसमें क्या क्या बायोलॉजी के संबंध में काम किए जाते हैं उनके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस में क्या स्टडी करते हैं। एक्चुअल में बायोलॉजिकल साइंस में, विज्ञान में, यहाँ हम जीवित जीव और जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। नेचर में देखें तो दो तरीके के जीव होते हैं। ऐसे दो तरीके की जो वस्तुएं होती है, एक ऐसा जिसके अंदर जीवन होता है और एक ऐसा जिसके अंदर जीवन नहीं। उसके आधार पर आप निर्जीव और सजीव दो तरीके की वस्तुओं का निर्धारण करते हैं। निर्जीव के कुछ अलग लक्षण हैं, लेकिन सजीव हम किस वजह से उनको कहेंगे या लिविंग थिंग उनको कैसे कहेंगे, उनके अंदर एक विशेष लक्षण पाया जाता है जिसे कहते हैं लाइफ या जीवन, जिसे हम कहते हैं। तो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो जीवित वस्तुएं हैं या प्रकृति के अंदर मिलने वाले जीवित जीव हैं उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसी जीवित जीवों के बारे में या लिविंग थिंग के बारे में, सजीवों के बारे में हम यहाँ उसके कुछ लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो उसके मुख्य लक्षण जीवन है, लाइफ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कुछ विशेषता होती है लाइफ की, यानी कि जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम उसको जीवन या लाइफ कह सकते हैं या जीवित वस्तु नेचर में उसको कह सकते हैं। देखो, कुछ स्पेशल लक्षण में आप देखें, सबसे पहले कोई भी जो जीव होगा सबसे पहला लक्षण उसका रहेगा रेस्पिरेशन, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है वो हमेशा ही ऑक्सीजन गैस को अंदर की तरफ लेता है और बदले में CO2 गैस को क्या करता है, बाहर की तरफ निष्कासित करता है। ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। होता क्या है, ये ऑक्सीजन गैस जब शरीर में जाती है तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, हम सिंपल तरीके से देखें जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस C6H12O6 को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस इसमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का उपयोग जीव अपने संचालन के लिए काम में लेता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारे शरीर के अंदर संचित भोजन सामग्री ग्लूकोज से उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये बात अलग है कि भी अलग अलग प्रकार की जो सेल है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से हम स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए जो ऊर्जा अंग होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मिलने वाला जनरल साइंस का एक क्वेश्चन हो सकता है कि भी हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गन होता है सेल के अंदर वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। हालांकि एक लंबी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो रहा है। तो रेस्पिरेशन स्थल कहाँ है सेल के अंदर, ये एक क्वेश्चन बनता है, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी के तौर पर ATP भी बनती है। ATP हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है, ये भी एक हमारा क्वेश्चन बनता है। यानी कि हमने अभी जो डिस्कशन किया इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से मैं टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उनको मैं डिस्कशन करता जाऊंगा। तो इस तरीके से ATP हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है जिसको आप शरीर के अंदर उपयोग में लाते हैं विभिन्न कार्य को संचालित करने के लिए। तो रेस्पिरेशन उस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे, हालांकि हमने रेस्पिरेशन के अंदर गैसों का आदान प्रदान ही जनरली देखा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेस्पिरेशन का मेन मोटिव ये होता है कि भी शरीर के अंदर वो ऊर्जा का उत्पादन करे, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंगली चीज़ और भी है कि भी हम बात करेंगे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस का बाहर की तरफ निष्कासन होता है, और जबकि CO2 गैस का अंदर की तरफ ग्रहण करना, ये चीज़ रेस्पिरेशन नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है, पौधों के द्वारा जो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान जिसमें वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ले रहा है और बदले में ऑक्सीजन निकाल रहा है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भी ऑक्सीजन गैस जो बाहर निकल रही है या फिर जो CO2 गैस अंदर ली जा रही है, ये पौधों के अंदर किसका लक्षण है? तो ये रेस्पिरेशन का लक्षण नहीं है, ये आपका पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का लक्षण है। लेकिन एक चीज़ और, पौधों में भी श्वसन होता है, जिसमें पौधे जो है वो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पौधों में रेस्पिरेशन के दौरान वही जो नॉर्मल जीवों के अंदर ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है और CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है, वो प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप देखें, रेस्पिरेशन में हमेशा ही ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, चाहे पौधा हो चाहे वो क्या हो, कोई सजीव या जीव जंतु हो, लेकिन CO2 गैस को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पौधों के अंदर जो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला जा रहा है और CO2 गैस को अंदर लिया जा रहा है, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण होता है। तो हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी ली। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन, जनन जिसे हम कहते हैं, जनन की मेन आवश्यकता ये है कि भी जो जीव होता है उसका एक निश्चित लाइफ टाइम होता है और उस लाइफ टाइम के बाद में उसको मरना होता है। उसके मरने के बाद में उसकी जो जीवों की जाति है या जो मतलब उसकी संतति चली आ रही है वो कंटिन्यूस बनी रहे, सतत रूप से बनी रहे, यानी कि जीव प्रकृति में सतत रूप से बने रहे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रजनन से अगली जनरेशन को बना देते हैं, जिससे क्या होगा, कभी वो जीवित जीव बचे रहते हैं प्रकृति के अंदर। तो रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन के द्वारा वो एक संतति से दूसरी संतति में अपने जो भी गुण है, लक्षण, वो क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। तो एक ये भी हमारा महत्वपूर्ण लक्षण हो गया। रिपेयर एंड ग्रोथ, देखो एक निश्चित प्रक्रिया होती है जीवन के अंदर, जिसमें जीव जो है वो क्या करते हैं कि भी एक तरीके से अपने ग्रोथ को करता रहता है, आकार को बढ़ता रहता है। जैसे कि युवावस्था के बाद में आपके बाल्यकाल अवस्था, किशोरावस्था के बाद में आगे जो है मतलब वयस्क अवस्था के बाद में वृद्धावस्था। तो इन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत शरीर का आकार बढ़ भी रहा है, ठीक है, और इसके साथ ही जो शरीर के अंदर किसी कारण से क्षति हो रही है उसकी रिपेयरिंग भी कर रहा है वो, यानी कि कोई घाव हो गया या किसी अंग का टूटना। पौधों में आप देखते हो कि भी जीव के शरीर के पौधे के हिस्से को आपने काट दिया तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से दोबारा से उसको बना लेता। तो एक तरीके से रिपेयर और ग्रोथ ये भी एक लक्षण होता है, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलेशन मीन्स क्या होता है कि भी जीवों के शरीर के अंदर वातावरण में, आंतरिक वातावरण में और शरीर के बाहरी वातावरण में आप देखते हो भौतिक रूप से बाहर की तरफ मौजूद जो पर्यावरण है, जिसमें सर्दी, गर्मी, तापमान, तेज़ लाइट या कम लाइट, इस तरीके का जो है संवेदनाएं हो रही है, उसके प्रति जो है जीवों का क्या होता है, एक तरीके से वातावरण के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको वो ग्रहण करने में सक्षम होता है। साथ में क्या करता है भी अपने आप को संतुलित करता है। मान लीजिए कि भी शरीर के बाहर जो है मतलब तापमान कम हो गया तो हमारा शरीर जो है वो तापमान कम हो रहा है उसके प्रति जो है शरीर के अंदर अलग प्रकार का सिस्टम रखेगा, जिससे हमारे शरीर में जो है तापमान से वो क्या कर सके, बचा सकें। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर कोई बाहर से ऐसी तेज़ धूप यदि अपने को महसूस हो रही है तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। देखो, इसी तरीके से शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, आंतरिक वातावरण भी होता है। इस आंतरिक वातावरण में हम बात करेंगे शरीर के आंतरिक अंग जो है वो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जैव रासायनिक विक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा वो अपने शरीर के जो आंतरिक अंग है उनका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो इस तरीके से शरीर में एक तो बाहरी वातावरण, एक क्या होता है, आंतरिक वातावरण। इन दोनों वातावरण को क्या करता है, वो एक तरीके से साम्य अवस्था में रखता है। साम्य अवस्था में रखने के लिए दो तरीके के सिस्टम होते हैं, जिसमें एक तो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे आप अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि भी ये हमारे शरीर के संतुलन को, साम्य अवस्था बनाए रखने के अंदर क्या आते हैं, काम में आते हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं देखेंगे, लेकिन संतुलन अवस्था बनाए रखने के लिए ये हमारे शरीर के अंदर जो है मतलब सिस्टम पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है कि भी जो जीव ऐसे जो बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं तो उनके अंदर शरीर की हर एक कोशिकाओं को उनके श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए या अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, उनको पहुंचाना, लाना, ले जाना, ये सारा का सारा एक सिस्टम के द्वारा होता है, जिसे आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप क्या कहते हैं,
हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंदर मुख्य तौर पर उच्च वर्गीय जीवों के अंदर जो है मतलब हमारे एग्जाम्पल लें जिसमें आप रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो मेन होता है। और इस रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो है मतलब रुधिर के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान भी होता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसी तरीके से गैसों के आदान प्रदान के साथ में उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन भी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि भी अवशोषण की प्रक्रिया, भोजन का अवशोषण भी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया वो जीवों के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से पौधों की बात करें तो पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम जो है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनको क्या किया जाता है, ऊपर पौधों तक और जड़ों से, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। और जड़ों से जो भोजन, पत्तियों से जो भोजन बना गया उसको क्या किया जाता है, नीचे की तरफ जो है जड़ों की तरफ ले जाया जाता है। तो इस तरीके से हर एक जीव के अंदर इस तरीके का जो है मतलब सिस्टम पाया जाता है। इसी तरीके से बात करेंगे एक्सक्रीशन। देखो शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी कि एक तरीके से जीवन या जीव जो है वो एक तरीके से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम, और इस रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम के फलस्वरूप शरीर के अंदर क्या बनती है, विभिन्न प्रकार की वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें जैसे कि गैसों के रूप में CO2 गैस बनी। इसी तरीके से नाइट्रोजन उत्पादों के रूप में, अपशिष्ट उत्पादों के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या बनते हैं कि जो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जो बनते हैं उनको शरीर से क्या करना होता है, निकालना होता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जी अंग जो है वो शरीर के अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से ये उत्सर्जी उत्पादों को बाहर की तरफ निकालने का काम करते हैं। इसी तरीके से न्यूट्रिशन, देखो जीवों के लिए पोषण जो है वो ज़रूरी है। एक तो शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्ति के लिए, दूसरा शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग है उनके निर्माण की प्रक्रिया के लिए। निर्माण की प्रक्रिया में जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो है वो हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, पोषक तत्व के रूप में, जिससे हमारे शरीर के अंदर शरीर के जो अंग है उनका निर्माण होगा या कोशिकाओं के अलग अलग भागों का निर्माण होगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग के लिए भी काम में आते हैं। रिपेयरिंग का मतलब क्या कि शरीर के अंदर कोई क्षति हो रही है उसके घाव भरने के अंदर भी क्या आ रहा है, काम में आ रहा है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन वगैरह है, वाइटामिन वगैरह जो है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषण से संबंधित साथ साथ में जो है जैव रासायनिक विक्रियाओं को संचालित करने के रेगुलेशन के अंदर काम में आता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं अपने निर्माण करना। निर्माण करना यानी कि हमारे शरीर के अंदर निर्माण की प्रक्रियाओं के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन पाचन तंत्र के द्वारा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर उसको साधारण रूप में तोड़ दिया जाता है। और ये भोजन जो है वो शरीर के अंदर पहुंचकर या तो ऊर्जा उत्पादन के लिए काम में आएगा या फिर क्या आएगा, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के साथ साथ शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में प्रोटीन जैसे पदार्थों का भी क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इस तरीके से शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उनके बढ़ने की प्रक्रिया, बढ़ने के साथ साथ जो टूटने की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को आप उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस निर्माण की प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हुए जो एक किसी जीव या सजीव या फिर जीवित जीव के अंदर जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि ये कुछ लक्षण जो मैंने यहाँ पर चर्चा करी है ये जीव के अंदर यदि मिल रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके अंदर आपके जो लाइफ या फिर हम कह सकते हैं सजीव के अंदर शामिल किए जाते हैं या सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हुए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन लक्षणों में से आपको जो है मतलब पूछा जा सकता है कि भी निम्न में से जीवों की जो जीव या सजीव के लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें आपके जो है कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप इन सूची से बाहर की तरफ कुछ अलग प्रकार का लक्षण दिया जा सकता है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से देखना होता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत सिंपल मतलब ये हम कह सकते हैं कि भी बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें कई बार क्या होती है सिली मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, बहुत ही मतलब एक तरीके से जो गलती नहीं होनी चाहिए वो उसकी गलतियां हो जाती है। एक और चीज़ देखेंगे इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो या हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ या शरीर की जो आधारभूत इकाई या हम कह सकते हैं कि भी शरीर की जो बनने की प्रक्रिया उसमें देखें। सबसे पहले हम बात करें, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं हम, इस टॉपिक के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी
जो जीवित जीव है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, सबसे पहले हम एक रासायनिक जैव अणु है। रासायनिक जैव अणु का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़े बड़े आकार के जैव अणु पाए जाते हैं और इन जैव अणुओं का परिणाम ही रासायनिक विक्रियाओं के फलस्वरूप जीव बनता है या फिर सजीव बनता है। देखें, सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो एक बेसिक आधार, सबसे छोटा जो एक मतलब इकाई होगी हमारे शरीर की, वो होगी एटम। एटम का मतलब क्या होता है? जो अणु परमाणु जिसे हम कहते हैं, वो अणु परमाणु मिलकर परमाणु मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे आप हिंदी में अणु के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है नेचर के अंदर होते हैं, सिंपल प्रकार के निकल, लेकिन जीवों की बात करें, जीवों के अंदर जटिल प्रकार के जैव अणु पाए जाते हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। तो उन्हें आप बड़े आकार के जैव अणुओं के रूप में जानते हैं। तो हमारे जो जीव है उनके अंदर बड़े आकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैव अणु के नाम से जानते हैं। इन जैव अणुओं के द्वारा ही कोशिकांगों का निर्माण होता है और कोशिकांगों के निर्माण की प्रक्रिया से ही आगे जो है कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखें, प्रकृति के अंदर सबसे छोटी इकाई जीवों की वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। तो यहाँ तक सेल तक होना जरूरी है किसी भी जीव का। हालांकि एक टॉपिक अलग है जिसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में, संगठन के बारे में उसका थोड़ा अध्ययन देखेंगे। लेकिन किसी भी जीव के अंदर सेल का होना जरूरी है। अब सेल के बाद हम बात करेंगे, प्रकृति के अंदर जीव क्या होते हैं? या तो सिंगल सेल होंगे, एकल कोशिकीय होंगे, या फिर बहुकोशिकीय होंगे। यदि बहुकोशिकीय हो जाते हैं तो उसके अंदर सेल जो है वो संगठित होकर क्या बनाती है? टिश्यू, अंग के बनाने की प्रक्रिया से पहला जो है ऊतक जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो कोशिकाओं के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक को एक परिभाषा हम दे तो उसमें क्या है कि जीवों के द्वारा जीवों के द्वारा ऐसी कोशिकाओं का समूह, जीवों के अंदर ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक जैसे कार्य, एक जैसी संरचना को रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के कई ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग जो है वो आपके इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित होकर वो क्या बनाते हैं? सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भाग, साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र जिसे हम कहते हैं, इसी तरीके से उत्सर्जी तंत्र होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम मिलकर जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से एक जटिल प्रकार के जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जीवों के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। हालांकि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को जो है मतलब इसमें जानकारी मिली होगी। हालांकि मैंने इसके क्वेश्चन के रूप में इसको नहीं लिखा है, लेकिन इसमें कोशिश करिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जनरल साइंस के रूप में जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको मैंने यहाँ मेंशन करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।